हाँ, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। एक मिनट। हाँ, अभी बी सेलेक्ट टैब टू शेयर एंटायर स्क्रीन है ना, ठीक है। अच्छा। राइट। देखो, इंटरव्यू में ना यूजुअली ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है जब भी हम इंटरव्यू में जाए। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है। देखो, इंटरव्यू में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है पंप पाइपिंग करने को, ठीक है। अभी पंप पाइपिंग करने का जो सिनेरियो होता है उसमें दो चीजें। पहली बात तो हमेशा याद रखना, पंप पाइपिंग में दो चीजें होती है ना। एक होता है आपका पंप सक्शन और एक होता है आपका पंप डिस्चार्ज, ठीक है। दो दो चीजें होती है ना, तो सक्शन होगा, डिस्चार्ज होगा, राइट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें देखने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे पास इसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि जो पंप सक्शन होता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं ना। समझ रहे हो, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हें पता होना चाहिए पंप सक्शन में क्या क्या होता है। तो पंप सक्शन की यदि मैं बात करूं तो देखो भाई, पंप सक्शन क्या होता है कि एक वेसल होगा, ठीक है। एक आपका वेसल होगा, अभी वो टैंक ले लो, वेसल ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, टैंक ले रहे हो या वेसल ले रहे हो, इंपॉर्टेंट क्या होता है उसका एलिवेशन सेट करना। अभी मान लो तुम्हारा यदि वेसल है, एक हॉरिजॉन्टल वेसल या ड्रम है, ठीक है, और उसकी नोजल जो है नीचे की तरफ है, ठीक है। उसकी नोजल क्या है, नीचे की तरफ है। यूजुअली आपका नोजल नीचे की तरफ ही होगा, ठीक है। यदि वेसल है तो इसकी बात कर रहा हूँ, वेसल की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली फॉर वेसल। यदि टैंक होगा तो हॉरिजॉन्टल नोजल होता है, ठीक है। ठीक है। तो वेसल यदि है तो वेसल का जो आउटलेट होगा, जो नोजल होगा, वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो जो तुम्हारा पंप होगा वो हमेशा याद रखना, वो, अब ये पंप है तुम्हारा, ठीक है। पंप में एक होगा तुम्हारा सक्शन नोजल जो सामने की तरफ होगा, और एक होगा तुम्हारा डिस्चार्ज नोजल जो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पंप भी जो है आपके तीन तरह के होते हैं। एक होता है एंड सक्शन टॉप डिस्चार्ज, साइड सक्शन साइड डिस्चार्ज, और टॉप सक्शन टॉप डिस्चार्ज, ठीक है। जो टॉप सक्शन टॉप डिस्चार्ज होता है उसकी रूटिंग थोड़ी सी अलग होती है, और एंड सक्शन और साइड सक्शन की जो रूटिंग होती है वो सिमिलर ही होती है, क्योंकि उसमें सब कुछ फ्लैट चल रहा होता है। टॉप सेक्शन में क्या होता है कि वर्टिकल चलता है, ठीक है। बस इतना ही फर्क है। तो ये याद रखना, जब भी आप वेसल बना रहे हो तो वो उसका जो आउटलेट नोजल है वो पंप के सक्शन नोजल से ऊपर होना चाहिए ना, सक्शन नोजल से ऊपर होना चाहिए। तो आपकी पाइपिंग कुछ इस तरह से निकलेगी और इसमें आके ऐसे घुसेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये चीज याद रखना ना, ये वाला नोजल हमेशा इस वाले नोजल से आप मान के चलो 1-2 मीटर ऊपर ही बना के रखना, ठीक है। 1-2 मीटर, 2 मीटर तो बना के ही रखना ऊपर। समझ में आया? 2 मीटर, ये अपने दिमाग में बिठा लो। क्यों बिठाने के लिए बोल रहा हूँ, उसका रीजन इसलिए है क्योंकि क्या होता है ना, जो रियल टाइम में आपका जो जो ये वाली जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये ओवरहेड लाइन होती है, ये ऊपर से आ रही होती है, ठीक है। तो ऊपर से आने के लिए क्या होना चाहिए, आपको मिनिमम हेडरूम क्लियरेंस कितना मेंटेन करना होता है, 2.2, ठीक है। ठीक है, इतना तो आपको हेडरूम क्लियरेंस मेंटेन करना पड़ेगा, राइट। तो ये हेडरूम क्लियरेंस मेंटेन करने के चक्कर में ही इसलिए मैंने कहा कि ये जो नोजल हो रहा है वो हमेशा 2 मीटर के ऊपर ही होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? तो इस चीज का ध्यान रखना, ये नोजल की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, तो ये हो गया आपका पंप। अब पंप सक्शन है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप देखो जो फ्लो होता है, जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो है आपका, वो ऊपर से सक्शन की तरफ आता है, ऊपर से सक्शन की तरफ आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें एक आता है उसे हम बोलते हैं आइसोलेशन वॉल। अब आइसोलेशन वॉल जो होता है उसमें यूजुअली आपका क्या होता है, गेट वॉल होता है या फिर बॉल वॉल होता है, ठीक है। क्या होता है, गेट वॉल, जीवी और बीवी, बॉल वॉल, ठीक है। अभी गेट वॉल तो गेट वॉल ही होता है। अब बॉल वॉल जैसे फुल बोर, रिड्यूस बोर, तो यूजुअली रिड्यूस बोर ही लगता है, ठीक है। यदि कोई ज्यादा डिटेल में पूछ रहा है तो फुल बोर कहाँ यूज होता है, फुल बोर आपका पीएसवी के इनलेट और आउटलेट में यूज होता है, ठीक है। खैर उसके उससे उससे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपना ध्यान रखना कि आइसोलेशन वॉल जो है वो गेट वॉल और बॉल वॉल, मैंने दोनों क्यों बताया
क्योंकि जब आप इंटरव्यू में टूल टेस्ट देने जाते हो ना, तो पता नहीं ना आपको वहाँ पे स्पेक क्या है और स्पेक के अंदर कौन से वॉल बनाए हैं। पता लगा आपका स्पेक में गेट वॉल है ही नहीं, वहाँ बॉल ही वॉल दिख रहा है और आपको पता ही नहीं कि आइसोलेशन वॉल जो है वो बॉल वॉल भी दरकार होता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप ये सवाल उनसे पूछोगे, भैया यहाँ तो गेट वॉल है ही नहीं, मैंने तो गेट वॉल पढ़ा था, है ना। तो गेट वॉल आइसोलेशन वॉल में दोनों आते हैं। तो चलो आइसोलेशन वॉल हो गया। इस आइसोलेशन वॉल के बाद जो है आपका याद रखना एक ड्रेन आता है, ठीक है, जो कि पीएनआईडी में कभी कभार नहीं होता है बट जनरली होता है। तो ड्रेन है, यदि पीएनआईडी में दिया है तो ही यूज करना ड्रेन का, नहीं दिया तो चुपचाप उसको स्किप कर देना, है ना। अपने से बनाना नहीं कि सर ने बताया था तो ड्रेन है तो ड्रेन खुद से डाल दिया। यदि ऐसा करोगे तो यू आर वायलेटिंग द पीएनआईडी और वो गलत है, टोटली वही फेल हो जाओगे। है तो डालो, नहीं है तो नहीं डालना, पीएनआईडी में जो दिया है वही करना है। ड्रेन के बाद आपका आता है फिल्टर, ठीक है। ड्रेन का तो आपका क्या आता है, फिल्टर। फिल्टर तीन टाइप के होते हैं, वाई टाइप होता है, टी टाइप होता है और बकेट टाइप होता है या यू टाइप होता है, ठीक है। तो ये तीनों फिल्टर होते हैं। अभी आपको देखना पड़ेगा लाइन जो है उसमें, वो स्पेक में इंटरव्यू के दौरान जो स्पेक यूज कर रहे हो उसमें क्या दिया है। उसमें वाई टाइप दिया है तो वाई टाइप लेना है, टी टाइप दिया तो टी टाइप लेना है, यू टाइप या फिर बकेट टाइप दिया है तो वो टाइप का लेना है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना। तो ये हो गया फिल्टर। फिल्टर के बाद जो है आपका यहाँ पे एक आता है प्रेशर इंस्ट्रूमेंट आता है ना, प्रेशर प्रेशर इंस्ट्रूमेंट। अब प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, अब वहां पे लिखा होगा पीएनआई में पीटी लिखा होगा, पीआई लिखा होगा, पीडीआईटी लिखा होगा, पीजेडआईटी लिखा होगा, उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ठीक है। इंटरव्यू में जब तुमको वहां पे क्या है, एक ओलेट डालना होता है 3/4 इंच का। जो प्रेशर इंस्ट्रूमेंट होता है वो जनरली, इन जनरल बोल रहा हूँ, 3/4 इंच का होता है। बट आपको पीएनआईडी में देखना है कि उसका यदि साइज दिया है तो डालना है, 1.5 इंच 1 इंच जो भी साइज दिया तब डालना। अदरवाइज यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, चुपचाप वहां पे 3/4 इंच का ओलेट डाल दो। क्या डालोगे, ओलेट डालना है, ओलेट। अब ओलेट वहां पे कभी कभार आपको ओलेट नहीं दिख रहा, वहां पे आपको, अब मान लो हो सकता है आपकी जो लाइन है, पंप की लाइन है वो 1 इंच की है, समझ आ रहा है। पंप की लाइन यदि 1 इंच की है तो वहां पे 1 इंच की लाइन में ओलेट नहीं आएगा, वहां पे रिड्यूसिंग टी आ जाएगा फिर, समझ आ रहा है। तो आपको आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे पहली बात तो यदि 2 इंच के ऊपर की लाइन है तो बिंदास ओलेट डालो, वेल्ड ओलेट डालो, ठीक है, ओलेट 2 इंच के ऊपर। यदि 2 इंच से नीचे की लाइन है थोड़ा सा सतर्क हो जाना, फिर आपको देखना पड़ेगा पीएमएस में कि क्या है, ठीक है, पीएमएस में क्या है। हाँ, बट अब इंटरव्यू के टाइम में पीएमएस कहाँ से देखोगे, पीएमएस थोड़ी ना हम लोग देंगे तुमको इंटरव्यू के टाइम में। हाँ, तो इंटरव्यू के टाइम में नहीं देंगे तब क्या करोगे, तब याद रखना, तब वहां पे ना यदि 2 इंच से नीचे की लाइन है तो चुपचाप वहां पे डाल दो रिड्यूसिंग टी, है ना, अवेलेबल है तो, है ना। और नहीं है तो फिर आपको ओलेट दिया है तो ओलेट डाल दो वहां पे, ओलेट फिर वहां पे सो थ्रेडोलेट होगा, ठीक है, वहां पे फिर क्या होगा, थ्रेडोलेट या फिर सोकोलेट होगा, टीओएल या एसओएल लिखा होगा। तो चलो प्रेशर इंस्ट्रूमेंट हो गया। प्रेशर इंस्ट्रूमेंट के बाद आपका क्या आता है, रिड्यूसर आता है, ठीक है, रिड्यूसर आता है। अब इसेंट्रिक टॉप साइड, है ना, एफ एस यू फ्लैट साइड अप आता है ना, इसको क्या बोलते हैं, एफ एस यू, ठीक है। क्यों होता है, ताकि कैविटी को अवॉइड कर सके ना, जो कैविटी फॉर्म होती है ना उसकी ऐसे कैविटेशन हो जाता है, मतलब क्या होता है कि यदि वो एयर बबल्स फॉर्म होने लगते हैं और उसकी वजह से पंप की ब्लेड जो है वो खराब हो जाती है, तो इसलिए रिड्यूसर लगाते हैं, ठीक है। रिड्यूसर के बाद आपको क्या देना है, 5D स्पूल होता है। क्या देना है, 5D स्पूल। अच्छा, ये 5D स्पूल जो होता है ना, ये क्या होता है कि ये वेंडर स्पेसिफिक भी होता है, ठीक है। कभी कभार वेंडर बोलता है कि हमको जरूरत नहीं है 5D स्पूल की, कभी कभार बोलते हैं कि जरूरत है, लेकिन इंटरव्यू में आप हमेशा 5D स्पूल डालेंगे, क्योंकि आपको नहीं मालूम ना वेंडर वेंडर कौन है, ये मतलब टूल टेस्ट दे रहा है, मुझे क्या मालूम कि कौन सा वेंडर क्या है, तो आप 5D स्पूल जरूर देंगे। समझ में आई मेरी बात। ये हो गया पंप का सक्शन। अच्छा, सिमिलरली जो है आपका एक जो है पंप का डिस्चार्ज होता है, एक बार उसको भी देख लो, पंप डिस्चार्ज। कुछ हो ना हो इतने कंपोनेंट होते ही होते हैं। अच्छा, कभी कभार एक चीज और ध्यान देना, कभी कभार क्या होता है कि आपका जो जो फिल्टर है ना, ये जो फिल्टर है, इस फिल्टर में आप जब टूल टेस्ट देने जाते हो ना, तो यहाँ पे आपको वाई टी यू कुछ भी नहीं मिलता है। आपको क्या मिलता है, टेम्पररी स्ट्रेनर मिलता है। क्या मिलता है, टेम्पररी स्ट्रेनर, ठीक है। टेम्पररी स्ट्रेनर जो होता है वो क्या होता है, एक तरह का कोन होता है। क्या होता है, एक तरह का कोन होता है, कुछ इस तरह का कोन होगा आपका, ठीक है। तो ये जो कोन होता है ना, ये कैसा होता है, अभी आपकी पाइप ऐसी होती है, देखो ऐसा,
ये पाइप है, ये पाइप के अंदर ऐसा, ये आपका पाइप है ऐसा, तो इस पाइप के अंदर ना ऐसा कोन लगा देते हैं, तो फ्लो जो होता है ना, वो फ्लो आपका कैसा है, ऐसा फ्लो, सॉरी उल्टा है, फ्लो जो है ना आपका इधर से इधर की तरफ है, तो जो कचरा होता है ना वो यहाँ सब जमा हो जाता है, ठीक है। और हाँ, तो ये टेम्पररी स्ट्रेनर क्यों लगाते हैं, टेम्पररी स्ट्रेनर हम लगाते हैं लाइन को चालू करने से पहले, मतलब कमीशनिंग करने के बाद, ऐसे कमीशनिंग करने से पहले लाइन, जो लाइन को साफ करते हैं, क्योंकि लाइन जो है वो आपकी वेल्डिंग वेल्डिंग होके शॉप से बन के आके इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, चिड़िया लोग घोंसला बनाते हैं, चूहे हुए मर जाते हैं, या फिर कोई भी कचरा डेब्रिस जो कच्चे तेल में है, कच्चे तेल की लाइन है तो, या कुछ भी डेब्रिस जो है उसको हटाने के लिए लाइन को चालू करने से पहले उसको धोते हैं, ठीक है। तो वो धुलाई कर जब करते हैं तो टेम्पररी स्ट्रेनर लगाते हैं, ताकि जो भी कचरा है वो इसमें फंस के निकल जाए। उसके बाद उन लोग परमानेंट स्ट्रेनर, वाई टी और यू जो है वो एक तरह का परमानेंट स्ट्रेनर होता है, ठीक है। तो ये परमानेंट स्ट्रेनर धुलाई के बाद टेम्पररी स्ट्रेनर की मदद से धुलाई करके सारा कचरा निकाल के फिर लगाते हैं, ठीक है। तो कभी कभार हो सकता है कि आपका जो पंप की सक्शन लाइन है उसमें दो फिल्टर लग गए हो, समझ में आई मेरी बात, दो फिल्टर लगाने पड़े लग गए हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइसोलेशन वॉल, उसके बाद टेम्पररी स्ट्रेनर लगाओ, उसके बाद आपका जो परमानेंट स्ट्रेनर है वाई टी यू वो लगाओ, प्रेशर इंस्ट्रूमेंट लगाओ, मतलब कहने का मतलब पीएनआईडी का सीक्वेंस फॉलो करना है। अब यदि आइसोलेशन वॉल जो है उसके बाद ड्रेन नहीं है, डायरेक्ट टेम्पररी स्ट्रेनर, तो ड्रेन हटा के टेम्पररी स्ट्रेनर लगाओ, जो भी है पीएनआईडी का सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है। राइट, ये हो गया। अब हम डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज बहुत ही सिंपल होता है, डिस्चार्ज में ज़्यादा कुछ है नहीं। उसमें देखो क्या होता है, डिस्चार्ज में सबसे पहले तो आएगा 3D स्पूल आएगा, जैसे पंप का नोजल से चालू होता है तो 3D स्पूल आता है, फिर आपका आता है रिड्यूसर आता है, रिड्यूसर यदि वर्टिकल में लगा रहे हो तो आपका कंसेंट्रिक रिड्यूसर आएगा, है ना। हॉरिजेंटल में ही इसेंट्रिक रिड्यूसर यूज होता है, कंसेंट्रिक हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, हॉरिजेंटल ज्यादातर के 99% यूज ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि पाइप का जो बीओपी है ना वो सेम नहीं रहता है, हमको पाइप का बीओपी मेंटेन करने के लिए हम इसेंट्रिक रिड्यूसर फ्लैट साइड डाउन यूज करते हैं, ठीक है, और कैविटी को हटाने के लिए फ्लैट साइड अप यूज करते हैं। तो 3D स्पूल हो गया, रिड्यूसर कंसेंट्रिक हो गया, कंसेंट्रिक रिड्यूसर के बाद आपका एक आएगा प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, मैं अभी सीधा पीआई लिख रहा हूँ, प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। प्रेशर इंस्ट्रूमेंट के बाद आपका आएगा चेक वॉल, ठीक है, चेक वॉल आएगा, चेक वॉल के बाद आपका क्या आएगा, ड्रेन आएगा, ड्रेन के बाद आपका क्या आएगा, एक आइसोलेशन वॉल आएगा, ठीक है। अभी चेक वॉल और चेक वॉल के बाद ड्रेन और फिर आइसोलेशन वॉल क्यों है, क्योंकि चेक वॉल जो होता है उसमें बैक फ्लो नहीं होता है, तो जब भी कल को हमें ये आइसोलेशन वॉल जो कि गेट वॉल है उसका मेंटेनेंस करना होगा, तो चेक वॉल के बाद जितना भी पाइप में पानी भरा होगा वो पानी को निकालने के लिए ही ये ड्रेन दिया जाता है। सिमिलरली वो जो फिल्टर है, फिल्टर का यदि मेंटेनेंस करना है तो उस मेंटेनेंस करने के लिए पहले ड्रेन देते हैं ताकि वो पानी निकाल ले, फिर फिल्टर का मेंटेनेंस कर ले। अच्छा, एक और चीज याद रखना, जो फिल्टर होता है कभी कभार पीएनआईडी में, फिल्टर मान लो ऐसा आपका दिखा रहा होगा पीएनआईडी में और उसी के नीचे आपको फिल्टर में ही इनबिल्ट ड्रेन लगा होगा, मेरी बात समझ में आ रही है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है ना, ये कॉम्पैक्ट तरीका है, तो फिल्टर में ही ड्रेन लगा होता है, तो फिल्टर आपका कुछ उस तरह का बनाया होगा जिसके जैसे फिल्टर है, अभी फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपको दिखाता हूँ फिल्टर, ये आपका फिल्टर कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। और इसमें आपका यहाँ पे एक कनेक्शन दिया होगा, ये एक्चुअल में फिल्टर फिल्टर कैटलॉग ऐसा हुआ होगा, ठीक है, ये ऐसा ऐसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो आपका क्या होता है, देखो कंपोनेंट्स जो होते हैं ना उसमें होता है यहाँ पे P1 पॉइंट होगा, ठीक है, ये P1 होगा, मतलब जो कि इनलेट हो गया, ये आपका P2 पॉइंट हो गया। तो आपको एक नई ब्रांच बनानी पड़ेगी, वो कहाँ से, वो भी इस जगह से P3 पॉइंट है ना, ये P3 पॉइंट कहाँ होता है आपका, ये यहाँ पे ये वाला P3 पॉइंट है ये, ठीक है, जहाँ मेरा कर्सर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, P3 पॉइंट मिलेगा, ये P3 पॉइंट से आप एक ब्रांच क्रिएट करोगे, मतलब कनेक्ट ब्रांच टू मल्टीवे करोगे, फिर इस P पॉइंट को सेलेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे आप एक गैसकेट डालोगे, गैसकेट के बाद आपका एक फ्लैंज आएगा, फ्लैंज के बाद ना, सॉरी फ्लैंज नहीं आएगा, वॉल्व आएगा, वॉल्व के बाद फिर गैसकेट आएगी, फिर ब्लाइंड फ्लैंज लगेगा और ब्रांच आपकी क्लोज हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आएगा यदि आपका कॉम्पैक्ट फिल्टर आपके स्पेक में दिया है तो। अच्छा, एक और चीज याद रखना, जो पंप की लाइन होती है ना, पंप की लाइन में आप चेक कर लेना कि उसका पंप का साइज क्या दिया है ना, और उसका स्पेक क्या दिया है ना। स्पेक से हमको क्या पता चल जाएगा कि कितने रेटिंग का है ना, 150 रेटिंग का है, 300 रेटिंग का है, 600 रेटिंग का है, कितने का, वो स्पेक से पता चल जाएगा, ठीक है। अभी
जनरली जो स्पेक होता है, जैसे जो जनरली जो आपका जो स्पेक होता है, यदि मैं बताऊं तो रेटिंग है ना, रेटिंग और स्पेक की यदि मैं बात करूं, सॉरी स्पेक अल्फाबेट की बात करूं, तो कैसा होता है स्पेक अल्फाबेट, यदि मैं देखूं तो यदि आपकी रेटिंग जो है 150 की है, ठीक है, तो इट विल, जो आपका स्पेक होगा वो ए से चालू होता है, कैपिटल ए, ठीक है। उसी तरह से यदि आपका रेटिंग जो है 300 है, तो वो बी से चालू होता है। अच्छा, ये कोई कंपलसरी है, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ठीक है। 600 है तो आपका डी से चालू होता है ना। अब आप बोलोगे सी कहाँ चला गया, तो सी जो होता है वो 400 के लिए होता है, पर 400 का, हाँ 400 में यूज नहीं करते, ठीक है। अब उसी के बाद 600 हो गया, उसके बाद 900, 900 के लिए होता है ई, ठीक है। फिर आता है 1500, 1500 के लिए होता है एफ, मतलब स्पेक का नाम एफ से चालू होगा, जैसे F1A, ठीक है, उस तरह से। फिर एक आता है 2500, 2500 जो होता है वो आपका जी से चालू होता है ना, G1A समथिंग लाइक, तो A1A, B1A, D1A, E1A, F1A, G1A, समझ गए। अब ये कोई जरूरी नहीं है, हाँ, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आपको पहले PNID में लाइन नंबर देखना पड़ेगा। अब लाइन नंबर हो सकता है कि कब अगर ऐसा दिया हो कि 250 डैश 1500 डैश XC A10, ऐसा कुछ लिखा है, समझ रहे हो, और स्पेक का नाम ये है XC A10। तो आपको फिर यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि स्पेक जो है उसका रेटिंग क्या है, क्योंकि आपको नहीं मालूम ना कि उन्होंने नाम कैसे दिया है। नॉर्मल यदि दिखा रहा है कि हाँ भाई ABCD ऐसा है, तो आप 150 300 समझ सकते हो, ठीक है, बात समझ आई। अच्छा, अच्छा, एक और तरीका हो सकता है कि हम पता करने का, कि जैसे मान लो कोई फ्लैंज है, ठीक है, कोई भी फ्लैंज है, तो उस फ्लैंज पे जाके कमांड मारो क्यू पैरा, क्यू पैरा, तो क्यू पैरा जब करो, क्यू पैरा का मतलब होता है क्वेरी पैरामीटर, तो करोगे तो ऐसे लिख के आएगा 150 स्पेस FRFA स्पेस 30 स्पेस 148, है ना, ऐसा लिख के आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 150 हो गया उसका 6 इंच का फ्लैंज, FRFA का मतलब हो गया फ्लैंज रेस फेस 150 रेटिंग, 30 हो गई फ्लैंज की थिकनेस, और 148 हो गई उसका फ्लैंज का डाया। ये तो कैटलॉग जो एडमिन करते हैं उनको जल्दी समझ में आता है, बट जस्ट उनको बताने के लिए तुमको पता करना है। और मान लो आसपास कोई सर है नहीं, तो फटाक से एक तो फ्लाइन डालो और उसको चेक कर लो, क्यू पैरा करके देख लो FRFA लिखा है, तो FRFA, एफ का मतलब फ्लैंज, RF का मतलब रेस्ट फेस, ए का मतलब हो गया 150 रेटिंग। उसी जगह यहाँ पे यदि मैं लिखता हूँ FRFB, तो कितना हो गया 300 रेटिंग, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे लिखा मैंने FRJD, इसका मतलब क्या हो गया, अब 600 तो हो गया, लेकिन इसका मतलब हो गया फ्लैंज रिंग टाइप जॉइंट, RF रिंग टाइप जॉइंट 600 रेटिंग। तो डी के बाद यदि FRJD आ रहा है, तो ई भी FRJ ही होगा, समझा, ई भी जो आपका क्या होगा FRJE होगा, ठीक है। अब सारे FRJE होंगे, सब रिंग टाइप जॉइंट होते हैं, मतलब 300, 150, 300 रेटिंग तक रेस फेज होता है, वैसे तो 600 तक भी कभी कभार होता है रेस फेज, बट डिपेंड अपॉन हाई प्रेशर रेटिंग, यदि कुछ है या कुछ ऐसा फ्लूइड है, तो उस चक्कर में RJ यूज होता था, ठीक है। बट 150 तो हमेशा आपका रेस फेज ही होता है, 150 300, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है रेस फेज ही हो, 150 में तो आपका फ्लैट फेज भी हो सकता है ना, तो एफ जो होता है FFA, तो फ्लैंज फ्लैट फेस 150 रेटिंग, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे आपको पता करने के लिए बताया, एक तरीका बताया मैंने आपको, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका आइसोलेशन वॉल हो गया। अच्छा, अब आइसोलेशन वॉल तक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब होता क्या है कि सक्शन लाइन तो यहाँ से नोजल से चालू होती है, ये वाले नोजल में खत्म हो जाती है, लेकिन जो डिस्चार्ज की लाइन होती है वो ऐसे निकलती है। यदि एंड सक्शन टॉप डिस्चार्ज है तब की बात कर रहा हूँ, या फिर साइड सक्शन साइड डिस्चार्ज है तब की बात कर रहा हूँ, है ना। फिर लाइन ऐसे ऊपर से आएगी, ड्रॉप होगी, ड्रॉप होगी, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों का जो बॉटम होगा ना वो सेम होगा। बॉटम मतलब बॉटम ऑफ पाइप, जो BOP होगा वो सेम होना चाहिए। तो क्यों सेम होना चाहिए, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये होता है कि देखो कैसा होता है कि आपकी लाइन जो ऐसे निकलेगी और एक लाइन ऐसे निकलेगी, तो कॉमन सपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, कॉमन सपोर्टिंग कर सकते हैं। अच्छा, कॉमन सपोर्टिंग करने के लिए एक चीज हमेशा याद रखना, देखो कॉमन सपोर्टिंग करने के लिए आपको 300 mm, मिनिमम 300 mm का स्पूल पीस होना चाहिए, 300 mm का स्पूल पीस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, देखो इस तरीके से, ये आपकी एक लाइन जा रही है, जो इसके नीचे जो ये नॉन इंसुलेटेड की बात कर रहा हूँ, तो यदि नॉन इंसुलेटेड है, नॉन इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड है,
तो आपको मिनिमम स्पूल जो है फॉर सपोर्टिंग, मिनिमम स्पूल फॉर सपोर्टिंग, मिनिमम स्पूल फॉर सपोर्टिंग जो है वो आपका होना चाहिए 300। और यदि आपका इंसुलेटेड लाइन है, इंसुलेटेड लाइन है तो आपका मिनिमम स्पूल फॉर सपोर्टिंग कितना होना चाहिए, 500 होना चाहिए। अब उसके पीछे रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी नॉन इंसुलेटेड लाइन है, नॉन इंसुलेटेड लाइन के जो हम डायरेक्टली उसके नीचे क्या लगाते हैं, स्टील का मेंबर लगाते हैं जो कि 100 mm का होता है ना, 100 mm उसकी विड्थ होती है, ऐसा ऐसा होता है, समझ गए, इस तरीके से होता है। तो ये जो इसकी विड्थ है 100 और 100 mm यहाँ खाली होगा, 100 mm यहाँ खाली होगा वेल्डिंग के लिए, है ना, वेल्डिंग गैप रखते हैं, तो ये 300 mm हो गया। उसी जगह पे यदि आपका इंसुलेटेड लाइन आती तब उस चक्कर में क्या होता, तब वहां पे आता शू, जो शू होता है उसकी लेंथ ही 300 होती है और 100 mm इधर खाली, 100 mm इधर खाली फॉर वेल्डिंग पर्पस, जो वेल्डिंग हीट रेडिएशन जोन बन जाता है उसकी वजह से। तो यहाँ पे 100 खाली, यहाँ पे 100 खाली, इसलिए 500 का स्पूल होना चाहिए। बात समझ आई? इतना फंडा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, अब जहाँ बीओपी हमने दोनों का सेम कर लिया, कॉमन सपोर्टिंग कर ली, यहाँ पे सपोर्ट लगाया, यहाँ पे सपोर्ट लगाया, तो हमने देखो तुमको सपोर्ट नहीं लगाना, तुमको जगह छोड़नी है, तुमको स्पूल देना है। बात समझ में आ रही है? तुमको जगह छोड़नी है, स्पूल देना है, तो उसकी बात करा। अच्छा ये हो गया। अब जो डिस्चार्ज लाइन है वो ऐसी है, तो डिस्चार्ज लाइन तुम्हारी उठेगी, यहाँ से भी दूसरे वाले पंप की भी डिस्चार्ज लाइन उठेगी, यहाँ पे टी लगेगा, कॉमन टी लगेगा, फिर कॉमन टी से ये उठेगा और उठ के ये ऐसे पाइप रैक में जाएगा। उठ के कहाँ जाएगा, पाइप रैक में जाएगा। तो पाइप रैक में जब जाएगा तो पाइप रैक जो होता है उसका मिनिमम जो सबसे लोअर लेवल होता है उसकी हाइट होनी चाहिए 4.5 मीटर, 4.5 मीटर है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे हाइड्रा घूमता है। क्या घूमता है? हाइड्रा घूमता है। तो हाइड्रा की जो हाइट होती है वो 4 मीटर होती है, विड्थ 3 मीटर होती है, इसलिए 4.5 मीटर के ऊपर से पाइप जाना चाहिए आपको ओवरहेड, और उसको एंड पे लाके फ्लैंज, गैस्केट और ब्लाइंड फ्लैंज डाल के बंद कर देने का। बात समझ में आया? हाँ ठीक है, इतना समझ में आया। अब इस चीज को है ना, मैं तुमको, मेरे पास ये वो सॉफ्टवेयर तो है नहीं, मैं फिर भी इसमें बना के तुमको दिखाता हूँ कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, अरे मेरे पास E3D है नहीं यार, मैं सब बंद कर दिया, मैं भी क्लास वास नहीं ले रहा ना, तो मैं सब बंद ही कर दिया। E3D में तू, अभी तू ब्रांच हेड वो मैं तेरे को बताता, इसी में बताता हूँ, उसमें तू देख कैसे करना, मैं इसी में समझा देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देख, देखो अभी, अभी तुमने यहाँ पे डाला नोजल, ठीक है, अभी मैं सक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो तुमने क्या किया, सबसे पहले तुमने क्या किया, ब्रांच कनेक्ट टू नोजल, ठीक है, ब्रांच कनेक्ट टू नोजल किया, यहाँ पे तुम्हारा नोजल बन गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा पहला कंपोनेंट आएगा क्या, गैस्केट। हाँ, हाँ नहीं तो हाँ, वो तब वो देता है तो ठीक है, वैसा यूज करो ना, वैसे देखो उसको ना नहीं यूज करना चाहिए वैसा वाला फंडा। क्यों नहीं यूज करना चाहिए, उससे क्या होता है ना, जो तुम्हारा गैस्केट है और जो फ्लैंज है वो कैटलॉग में कैसे बनाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो उसमें क्या होता है ना, यदि तुम्हारा इस पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर स्पेक में 150 रेटिंग का फ्लैंज भी है, 300 रेटिंग का भी है, आरजे भी है, आरएफ भी है और एफएफ भी है, तो वो क्या करेगा, जो उस लिस्ट में जो सबसे पहला फ्लैंज होगा उसको बाई डिफॉल्ट ले लेगा। हो सकता है तुमने फ्लैट फेस डाल दिया हो, समझ आ नहीं रहा, तो इसलिए उस चीज को अवॉइड करें, है ना। अभी हमको पता कि भाई 300 रेटिंग का, सॉरी 150 रेटिंग का, बट हमको आरएफ लेना है इंस्टेड ऑफ फ्लैट फेस, तो गो फॉर द मैनुअल वन। सो आपका गैस्केट आ गया, फ्लैंज आ गया, ठीक है। मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे लगा दिया मैंने गैस्केट, उसके बाद लगा दिया मैंने फ्लैंज, ठीक है। फ्लैंज के बाद क्या लगाऊंगा मैं, इमीडिएट लगाऊंगा एक एल्बो, ठीक है, ये मेरी एल्बो लग गई, राइट, ये मेरी एल्बो लग गई। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आपको ना, ये जो है ये आपका इक्विपमेंट का सेंटर लाइन है, तो एल्बो से जो आप 600 mm नीचे, एल्बो से आप 600 mm नीचे एक डालोगे प्लेटफॉर्म, ठीक है। 600 mm जो है मिनिमम आपको प्लेटफॉर्म का वो गैप देना पड़ता है, क्यों? क्योंकि मिनिमम सपोर्टिंग हाइट जो है 600 mm होती है। तो आप यहाँ पे बनाओगे एक प्लेटफॉर्म, एक खाली प्लेटफॉर्म, मतलब एक खाली बॉक्स डाल देना, पतला सा बॉक्स, जिसमें जेड की थिकनेस 50 रखो, बाकी जो आपका, अब जैसे आपका ये वेसल है, अब मान लो ये वेसल है, ये आपका वेसल है, तो इस वेसल के चारों तरफ ऐसा एक प्लेटफॉर्म डाल दो। तो यहाँ से 1 मीटर का गैप यहाँ पे, यहाँ पे 1 मीटर का गैप, यहाँ पीछे 1 मीटर का गैप, यहाँ पीछे आगे 1 मीटर का गैप, ऐसा होना चाहिए प्लेटफॉर्म। जितनी भी टोटल इसकी लेंथ है
सब जगह सारे चारों कोने से 1-1 मीटर बढ़ा के एक बॉक्स डाल दो, ठीक है, समझ में आया? तो ये है वो प्लेटफॉर्म। चलो इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम आगे आते हैं। ये आपका एल्बो यहाँ से आया, इसके बाद आपने क्या किया, एल्बो को यहाँ से आपने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया जमीन नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ ड्रॉप किया। अब ड्रॉप करने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो प्लेटफॉर्म का जो बॉटम है वहां से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको आप रखो 800 से 1 मीटर, 1 मीटर ले लो राउंड फिगर, 1 मीटर ले लो राउंड फिगर, ठीक है, 1 मीटर ले लिया राउंड फिगर। मतलब ये जो आपने यहाँ प्लेटफॉर्म से यहाँ 1 मीटर नीचे लेके आए, उसके बाद आपने फिर यहाँ से एक एल्बो डाला और इस लाइन को ऐसे बाहर लेके आए। बाहर लेके आने के बाद अब इस लाइन को आपने फिर से ड्रॉप किया। अब इस लाइन को आपने क्या किया, फिर से ड्रॉप किया। समझ में आई मेरी बात? हाँ, ये जो है ना आपने ड्रॉप कर दिया। अब ड्रॉप करने के बाद अब ये थोड़ा 3D बनेगा। अब आपकी लाइन बनेगी ऐसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ गया एक टी, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया आपका एक टी। अब ये जो टी होगा दैट इज योर इक्वल टी। ये क्या होगा, इक्वल टी। इक्वल टी को आपको क्या करना है, स्प्लिट करना है। हाँ, इक्वल टी को आपको क्या करना है, स्प्लिट करना। मतलब आपका जो P3 पॉइंट है वो ऊपर आएगा, P1 और P2 इस तरफ आएगा, ठीक है। तो अब आपका जो कंटिन्यूएशन होगा वो P1 से होगा, तो इधर से आपका अगला कंटिन्यूएशन इधर आएगा ना। तो यहाँ पे आपने क्या करेगा, ये वाले पॉइंट के बाद मतलब यहाँ पे आपका एक पॉइंट होगा, यहाँ पे आपका एक पॉइंट होगा और यहाँ पे आपका एक पॉइंट होगा। समझ में आया? तो नहीं, ब्रांच को एंड करना ही नहीं ना, अभी तो ब्रांच एंड होगी थोड़ी ना, अभी तो कंटिन्यूएशन है, यही एक ब्रांच है, B1 ब्रांच ही चल रही है अभी तो, ठीक है। ये टी के बाद आपको क्या करना है, एल्बो डालना है। एल्बो डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका आएगा, हाँ, थ्रू आईडी कर्सर के पंप के नोजल को सिलेक्ट करना है। तो एल्बो जो है आपका सरक, हाँ, एल्बो जो आपका खिसक के यहाँ यहाँ आ जाएगा। फिर उसको करना है आपको डायरेक्शन डाउन, ठीक है, डायरेक्शन डाउन करी। उसके बाद आपने लगाया क्या, फिर से एक एल्बो, ये है ना, फिर से एक लगाया एल्बो, उसको हमने थ्रू आईडी कर्सर के और पंप के नोजल पे सेलेक्ट कर लिया। मान लो पंप का नोजल जो है मेरा ऐसा है, ये मेरा पंप का नोजल है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक एल्बो लगाया और उसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पे पंप के नोजल को थ्रू आईडी कर्सर किया तो उसके पैरेलल आ गया, ठीक है। पर आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लगाना है गेट वॉल, फिर आपको देना है ड्रेन, यदि है तो देना है, नहीं है तो नहीं देना है। फिर आपको लगाना है आपका इंस्ट्रूमेंट, सॉरी स्ट्रेनर, उसके बाद आपको लगाना है इंस्ट्रूमेंट वर्टिकली अप डायरेक्शन में। फिर आपको लगाना है रिड्यूसर, उसके बाद आपका 3D 5D स्पूल और इसको आपको कनेक्ट कर देना नोजल, कनेक्ट टेल टू नोजल। तो ये आपकी B1 ब्रांच बन गई, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये एक ही ब्रांच है ना, ये सेकेंड ब्रांच जो B2 ब्रांच होगी वो यहाँ से चालू होगी, कनेक्ट ब्रांच, हाँ, कनेक्ट ब्रांच हेड टू ब्रांच, सॉरी, कनेक्ट ब्रांच हेड टू टी, यहाँ करोगे कनेक्ट ब्रांच हेड टू टी और फिर ये वाले इस वाले टेल टू नोजल होगा, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ वॉल दिया है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यदि मान लो बहुत बड़ा पाइप है, 12 इंच 10 या 12 इंच का पाइप है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। और सतर्क होने के लिए क्या, किस बात का सतर्क होना है कि जो वॉल्व है आपका, वॉल में होता है हैंडविल, हैंडल और हैंडविल, ठीक है, ये हैंडविल है। तो जब आपने वॉल यहाँ पे डाला, यहाँ पे आपने क्या करा, वॉल डाला, तो हमेशा क्या करना कि जमीन से ये आपका ग्रेड लेवल है, तो ग्रेड लेवल से वॉल का हैंडल का जो हाइट है वो जो है आपका 1.5 मीटर से ऊपर नहीं जाना चाहिए। मतलब इस हैंडविल के सेंटर से ये बॉटम तक, जमीन तक, हाँ, 1.5 मीटर होना चाहिए मैक्सिमम। वैसे तो 1.8 ले सकते हैं, बट 1.8 में भी बड़ी दिक्कत होती है ऑपरेशन करने में, इसलिए 1.5, वैसे 1.5 भी नहीं, 1.2 टू 1.5 होता है, ठीक है। तो कोई मेजर करेगा तो उसको 1.5 तो फिर भी समझ जाएगा। यदि 1.8 जा भी रहा है ना, तो एक काम करना, इसके वो हैंडल को ना हल्का सा टिल्ट कर देना, 45 डिग्री या 30 डिग्री जो भी है, अपनी तरफ रोटेट कर देना। समझ आई मेरी बात? अपनी तरफ रोटेट कर देना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, ये वाला जो टी है, ये वाला जो टी है, ये जो पाइप का पीस आ रहा है ना, ये वाला पाइप का पीस, तो इस पाइप के पीस का एलिवेशन जो है ग्रेड से, है ना, इस वाले पाइप के पीस का जो एलिवेशन है ग्रेड से वो कितना होना चाहिए, 2.2, कितना होना चाहिए, 2.2 मीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि बंदा यहाँ से नीचे घुसेगा ना, पंप का मेंटेनेंस कुछ करना है या कुछ भी,
वॉल्व है, ड्रेन है, आपका जो पंप्स के ड्रेन्स होते हैं उनको कुछ करना है तो उसके ये वाली लाइन जो होगी ये ओवरहेड लाइन है, इसके नीचे से आएगा। ठीक है, तब तुम यहाँ पे एक चीज देखो, ये हो गया 2.2, ये कुछ मान के चलो तुम्हारा 1.5 मीटर कुछ ये हो गया, तो 2.3 कितना हो गया आपका, 3.7 हो गया, है ना, 3.7, 3.7 के बाद 600 और जोड़ लो तो 4.1, 4.1 से आप मान के चलो ये आपका 1 मीटर तो 5, तो करीब करीब 5 मीटर एलिवेशन पे आप अपना वेसल उठा के रख दो। ठीक है, राइट, तो ये हो गया। अब आपका यहाँ पे क्या किया आपने, इस वाले पॉइंट से आपने क्या, ब्रांच कनेक्ट टू, है ना, ब्रांच हेड टू टी, टी टी, हाँ ये आपका टी है, ये वो आपका यहाँ से चालू है। तो अब सिमिलरली यहाँ से आपका फिर से एक एल्बो डाला, एल्बो को हमने थ्रू आईडी कर्सर करके हमने पंप पे लेके आया, फिर दूसरा एल्बो डाला, उसको थ्रू आईडी कर्सर करके पंप के नोजल पे क्लिक किया, पंप के नोजल क्लिक करने का सिमिलर सब कुछ वैसे ही, कुछ नहीं करना। या तो तुमको चाहिए तो इसी को कॉपी भी कर सकते हो इधर उठा के, बट वो मत करने जाना है, वो मत करना, वो मत करना। ठीक है, हाँ नहीं वो मत करना, चुपचाप नॉर्मल ब्रांच बनाओ। ठीक है, ब्रांच बना दिया, सारी चीजों को फिर से असाइन किया, जहां जहां अब देखो ये वॉल्व है, अच्छा ये वॉल्व हो गया, तो हैंडविल हमने मेजर कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये चेक करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो इस टी का एलिवेशन चेक करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये चेक करता है कि भाई इसने मिनिमम सपोर्ट हाइट मेंटेन करी है कि नहीं करी, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखता है कि तुमने इसमें कुछ डिस्टेंस को कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है। और हमेशा याद रखना, जब भी आप पंप का जो सेंटर लाइन निकालते हो, ये हमेशा राउंड फिगर में होना चाहिए, ये हमेशा राउंड फिगर में होना चाहिए, इन द मल्टीपल ऑफ 1000 और 500। ये क्या होता है इन द मल्टीपल ऑफ 1000 और 500 का मतलब ये है कि जैसे इसका एलिवेशन होना चाहिए या तो 4000, 5000, 6000, या तो 4500, 5500, 6500, समझ आ रहा है, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। हाँ, ये हो गया, आपने सक्शन बना लिया। अब आपने आया डिस्चार्ज की बारी। अब डिस्चार्ज जो होगा हमेशा याद रखना, देखो अब डिस्चार्ज जो होता है, आपका नोजल जो है वो ऐसा है, ठीक है, ऊपर की तरफ, राइट, आपका नोजल जो है वो क्या है, ऊपर की तरफ है, राइट। तो आपको क्या करना है कि जब आप ये जो पाइपिंग करोगे ना, तो यहाँ से आप पहले ऐसे पाइप उठाओगे। अब इसमें देखो सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो आपने किया कनेक्ट हेड टू नोजल, कनेक्ट ब्रांच हेड टू नोजल, तो यहाँ से चालू होगा, तो पहले आएगा गैसकेट, फ्लांज, फिर यहाँ पे आपका आएगा 3D स्पूल, क्या आएगा, 3D स्पूल वर्टिकल में आएगा। उसके बाद आपने लगाया कंसेंट्रिक रिड्यूसर, क्या लगाया आपने, कंसेंट्रिक रिड्यूसर लगाया आपने। ठीक है, कंसेंट्रिक रिड्यूसर लगाने के बाद आपने क्या करा, उसको एल्बो लगाया, एल्बो लगाने के बाद आपने क्या करी, लाइन को मोड़ी, लाइन को मोड़ के आपने करी लाइन को ड्रॉप। जब लाइन को ड्रॉप करते हो तो दो जगह आप प्रेशर इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हो, या तो आप यहाँ लगा सकते हो ऐसा, या तो आप यहाँ लगा सकते हो ऐसा। ठीक है, यदि वर्टिकली लगाते हो तो हमेशा याद रखना, वर्टिकल लगाते हो तो ये प्रेशर इंस्ट्रूमेंट जो है उसमें क्या होता है, एक वॉल लगा होता है, आइसोलेशन वॉल, तो वो आइसोलेशन वॉल एक्सेसिबल होना चाहिए, और जो प्रेशर इंस्ट्रूमेंट है जिसमें डायल है तो वो डायल दिखना चाहिए। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि ये जो वॉल्व है, यदि यहाँ वॉल लगा है तो उस वॉल का ग्रेड लेवल से जो एलिवेशन है या हाइट है वो 1.8 मीटर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो आप उसको हॉरिजेंटल में इस लेग पे लगाओगे यहाँ पे। ठीक है, और कहाँ लगाओगे, 1.5 मीटर। हाँ 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 हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है तब, तब कोई दिक्कत नहीं, बट देखो एक्चुअली होता क्या है कि जो नोजल होता है ना, ये नोजल है और उसका फिर 3D स्पूल आ जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, एलिवेशन अपने आप ऊपर चला जाता है, समझ में आया? इसलिए अब हाँ, वही करेक्ट। तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि ये अपने आप ऊपर 1.8 मीटर से ऊपर चला जाता है, तो यदि एक 1.8 मीटर से ऊपर जा रहा है तो इससे बेटर है कि उसको हॉरिजॉन्टल लगा दो। करेक्ट, हाँ यस, करेक्ट, है ना। अच्छा ये देखो ना, इसका ये नोजल के इस तरफ बाहर की तरफ, इसका भी आप इस तरफ बाहर की तरफ, ठीक है, हाँ, क्योंकि हमको एक्सेसिव, हाँ नहीं अंदर की तरफ भी कर सकते हो, अंदर की तरफ भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम,
क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, आप फिर यहाँ पे एक्सेस भी दे दो। ऐसा बंदा यहाँ खड़े होगा, यहाँ खड़े के ऑपरेट कर लेगा, इस तरफ भी एक्सेस भी होगा, यहाँ भी एक्सेस भी होगा, यहाँ भी एक्सेस भी होगा, और अंदर भी एक्सेस, अंदर एक कॉमन एक्सेस भी होगा। ठीक है। राइट। तो ये हो गया। इसके बाद आपने क्या लगाया, यहाँ पे आपने एल्बो लगाया, फिर आपने यहाँ पे चेक वॉल लगाया, चेक वॉल के बाद आपने ड्रेन लगाया। ठीक है। चेक वॉल के बाद आपने क्या लगाया, ड्रेन लगाया। ड्रेन के बाद आपने क्या किया, एक आइसोलेशन वॉल लगाया। आइसोलेशन वॉल के बाद आपने लाइन को उठा दिया। अच्छा, भूल के भी कोई भी वॉल को वर्टिकल में नहीं लगाना, कोई भी वॉल को वर्टिकल में नहीं लगाना अनटिल एंड अनलेस यदि लाइन का साइज 10 इंच के ऊपर ना हो तो। ठीक है। 10 इंच के ऊपर यदि वॉल लाइन का साइज नहीं है तो कोई भी कंपोनेंट को वर्टिकल में नहीं लगाना। वॉल की बात कर रहा हूं मैं, चेक वॉल जहां 2 गेट वॉल है और ये 2 चेक वॉल आते हैं दोनों डिस्चार्ज में। ठीक है। नहीं नहीं, 10 इंच के ऊपर जब लाइन जाता है ना तो होता क्या कि जो हैंडल होता है ना, हैंडल उसका हाइट बहुत ज्यादा हो जाता है। ये हैंडल जो है ना, इसके हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। समझ में जा, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको वॉल को हम वर्टिकल में लगा देते हैं। तो हाँ, हैंडल जो है आपका फ्लैट हो जाता है, इसीलिए। ठीक है, इसलिए बोला। फिर भी कभी भी ट्राई ना करें आप उसको वर्टिकल लगाने का, सॉरी, हाँ, वर्टिकल लाइन में लगाने का। बहुत ही रेयर केस में करते हैं जब बहुत स्पेस का जगह कमी। इंटरव्यू में आपका इफराज स्पेस होता है तो पूरा स्पेस का यूज करिए, लैविश पाइपिंग करिए। ठीक है, कहीं पे कोई कंजूसी करने का जरूरत नहीं है। आप भर भर के स्पूल दीजिए। ठीक है, समझा। अच्छा, मिनिमम स्पूल आपको पता होना चाहिए कि जो मिनिमम स्पूल होता है, मिनिमम स्पूल होता है दैट इज योर 80 mm। ठीक है, दैट इज योर 80 mm और 100 mm, बट आपको 100 mm ही लेके चलना है। ठीक है, आपको 100 mm ही लेके चलना है। मैं 80 हटा ही देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज होगे। और ऑफशोर में 80 होता है। ठीक है, तो मिनिमम स्पूल आपको 100 mm लेके चलना होता है टिल 4 इंच, टिल 4 इंच। और 4 इंच के ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर होता है 1D, 1 टाइम ऑफ डायमीटर। यदि 6 इंच है तो 150 mm, 8 इंच है तो 200 mm, है ना, 10 इंच है तो 250 mm का मिनिमम स्पूल आएगा। ठीक है। हाँ, इंसुलेटेड है तो 500। समझ गए। ये देखो, ये क्यों मैंने ऐसे बोला था। अभी कैसा होगा, जैसे तुम्हारा एल्बो है, ठीक है, ये तुम्हारा एल्बो है फॉर एग्जांपल, मान लो, है ना, ये तुम्हारा एल्बो है। तो भाई अब एल्बो के बाद तुमको लगाना है फ्लैंज, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जहां पे भी 2 वेल्ड आएगा ना, वो 2 वेल्ड के बीच में आप जो है मिनिमम स्पूल लेके चलो। तो यहाँ पे फ्लैंज लगाने की बजाय आप क्या करो कि एक और पाइप डालो। अब 6 इंच की लाइन है तो 150 का पाइप डालो और उसके बाद फिर फ्लैंज लगाओ। समझ गए। हाँ, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि आपने यहाँ पे क्यों लगाया है, आपने यहाँ पे, आप जहाँ डायरेक्ट फिटिंग टू फिटिंग लगा सकते थे, है ना। वो हम ये सब चीजें हम लोग करते हैं तब जब हम रूटिंग को फाइनलाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको भी बोलना है सर मैंने भी रूटिंग को फाइनलाइज नहीं किया है, फ्यूचर में यदि मान लो वॉल का साइज बढ़ गया घट गया तो मेरे पास मार्जिन रहेगा मेरे को कम ज्यादा करने का, इसलिए मैं स्पूल दे के चल रहा हूँ। तुम्हारा आंसर ये होना चाहिए कि मेरे को मार्जिन रहेगा इन फ्यूचर लाइन को कम ज्यादा करने के लिए, इसीलिए मैं स्पूल दे के एडवांस में चल रहा हूँ। ये सबसे सटीक आंसर है इसका। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद जहाँ तुमने लाइन को उठा दिया, सिमिलरली तुमने यहाँ से भी जो है एक लाइन ऐसी बनाई, इसको सामने ले गए, ड्रॉप किया, फिर उसके यहाँ पे आया ऐसे, और इसके बाद तुमने क्या करा, इस लाइन को यहाँ से तुमने उठा दिया। करेक्ट। राइट। अब उठाने के बाद देखो यहाँ पे फिर आओगे, ऐसे आओगे, है ना, फिर यहाँ पे आपका जो है एक टी लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, आपका टी लगेगा, फिर ये वाली लाइन भी जो आके इसमें जुड़ जाएगी, फिर उसके बाद एक कॉमन लाइन आपके ऐसे ऊपर चलेगी। अब देखो ये वाला जो एलिवेशन है दैट इज अगेन योर 2.2 मीटर होगा, ये वाला है। तो देखा जाए तो ये दोनों एक ही लाइन पे आ गए, पैरेलल। ये वाला और ये वाला एक ही लाइन पैरेलल, नहीं थोड़ा भी नहीं, पैरेलल ही आएगा ना, पैरेलल ही आएगा। हाँ, मतलब देखो कुछ इस, नहीं, हाँ, ये ऐसे आएगा तुम्हारा, ये लाइन और ऐसे लाइन दो आएंगी। ये तुम्हारा जो है यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा सक्शन का टी, और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा डिस्चार्ज का टी, और फिर इसके ऊपर से फिर जो है
तुम्हारी लाइन ऐसे जाएगी, ये वाली लाइन तुम्हारी जो है वेसल को चली गई थी, ये वाली जो लाइन है तुम्हारी आगे बढ़ के ऐसे निकल के अभी तुम्हारा पाइप रैक जहाँ पे है पीछे है आगे उधर ऐसे लेके आओगे, हर जगह 2.2 का, हर जगह 2.2 जो है मेंटेन करोगे, फिर लाइन उठेगी तुम्हारी पाइप रैक के अंदर ऐसे घुसेगी, फिर ऐसे जाएगी, समझा? राइट, बात समझे? तो इतना सा है तुम्हारा पंप का डिस्चार्ज। अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन हो गया, इसका मैं एक और बनाता हूँ, रुको देखो। अभी जब फॉर एग्जांपल तुम्हारी जो लाइन है ना, अभी तुम्हारी लाइन ये पाइप रैक में ऐसे घुसने जा रही है, ठीक है, पाइप रैक है तुम्हारा ऐसा, ये पाइप रैक है, तो पाइप रैक के ऊपर एक और ऐसा होगा बीम, ठीक है, तो ये लाइन जो है यहाँ से ऐसे उठेगी, पाइप रैक के ये वाली बीम पे आएगी, फिर इसके बाद फिर ड्रॉप होगी, ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे जाएगी, और ये गैस फ्लैंज, गैसकेट और ब्लाइंड फ्लैंज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसको यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा इस वाले मेंबर पे, फिर उसके उसको हर मेंबर पे सपोर्ट मिलेगा। अब ये जो सपोर्ट होगा वो हर 4-4 मीटर पे होगा, समझ में आया? हर 4-4 मीटर पे। अच्छा 4-4 मीटर पे तब सपोर्ट होगा जब लाइन जो है 2 इंच या 3 इंच तक होगी, यदि 4 इंच की लाइन है तो उसको 6 से 8 मीटर पे सपोर्ट होगा, ठीक है। और वो सपोर्ट अपोर्ट तुमको डालने बोलेगा नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना, ठीक है। तो इतना समझ में आया, पंप का सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो मैंने तुमको बताई, इसको एक बार तुम प्रैक्टिस करके देखना E3D में, ठीक है। और कुछ डाउट है तो फिर मेरे को ना वीडियो बना के भेजना, तो फिर मैं उसका आंसर कर दूंगा। हाँ ठीक है, बैठ के बनाओ। हाँ चलेगा, ओके, चलो ओके, ओके नो प्रॉब्लम।